और अटलांटिस हमेशा से ही सबसे चर्चित रहा है। हर कोई उसी के बारे में बात करता था, एक अविश्वसनीय रूप से उन्नत सभ्यता, और कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहां है। लोग हमेशा एक शक्तिशाली शहर के बारे में बात करते थे जो बहुत पहले गायब हो गया था, लेकिन कोई भी कभी यह साबित नहीं कर सका कि वह वास्तविक था। हजारों वर्षों तक अटलांटिस सिर्फ एक सपना था। फिर 2025 में कुछ अविश्वसनीय खोज हुई जिसने मानवता के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। आइए हमारे साथ मिलकर जानें कि 12,000 वर्षों के बाद अटलांटिस की खोज कैसे हुई। बहुत समय पहले प्लेटो नामक एक व्यक्ति ने एक शक्तिशाली और समृद्ध देश की एक दिलचस्प कहानी सुनाई जो एक ही दिन और रात में गायब हो गया। इस खोए हुए संसार को, जिसे उन्होंने अटलांटिस नाम दिया, हरक्यूलिस के स्तंभों के नाम से जाने जाने वाले स्थान से बहुत दूर स्थित बताया गया था। प्लेटो ने इसे धन दौलत, अद्भुत सुंदरता और इतनी उन्नत तकनीक से परिपूर्ण देश के रूप में वर्णित किया कि यह उस समय के लिए असंभव सा लगता था। साकोरिया, यह कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि इसने पीढ़ियों तक विचारकों, स्वप्न दृष्टाओं और खोजकर्ताओं के मन को मोहित कर लिया। लेकिन इतनी रुचि के बावजूद कई लोगों का मानना था कि अटलांटिस महज एक पुरानी मिथक कथा थी, प्राचीन काल की एक मनगढ़ंत कहानी। वर्षों से लोग यह अनुमान लगाने की कोशिश करते रहे हैं कि अटलांटिस कहां रहा होगा। कुछ लोगों का मानना था कि यह भूमध्य सागर में कहीं हो सकता है। कुछ अन्य लोगों का अनुमान था कि यह कैरिबियन सागर में या यहां तक कि अंटार्कटिका तक भी हो सकता है। लेकिन चाहे कितने ही विचार साझा किए गए हों या कितने ही स्थानों की खोज की गई हो, किसी को भी अटलांटिस के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। यह एक रहस्य और किंवदंती बनी रही जिसने जिज्ञासा तो जगाई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। 1800 और 1900 के दशकों के दौरान इतिहासकारों और साहसी लोगों ने इस किंवदंती की गहराई में छानबीन शुरू की। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या इस पुरानी कहानी में कोई सच्चाई छिपी हो सकती है। कुछ लोगों का मानना था कि प्लेटो अटलांटिस का उदाहरण देकर राजनीति और सत्ता के बारे में एक सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कुछ अन्य लोगों को पूरा यकीन था कि यह किसी वास्तविक घटना पर आधारित था। शायद किसी विशाल शहर को किसी बड़ी लहर या भयानक भूकंप ने नष्ट कर दिया हो। लेकिन तमाम कोशिशों और लगन के बावजूद यह रहस्य अनसुलझा ही रहा। ऐसा लग रहा था मानो अटलांटिस हमेशा के लिए छिपा रहना चाहता हो। फिर आए ग्राहम हैनकॉक, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रचलित स्पष्टीकरणों को मानने से इनकार कर दिया। वे प्रशिक्षित पुरातत्वविद नहीं थे, बल्कि सच्चाई को उजागर करने की प्रबल इच्छा रखने वाले एक पत्रकार थे। ग्राहम का मानना था कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां अधूरी हैं और उन्होंने उन्हें खोजना अपना लक्ष्य बना लिया। अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स में उन्होंने इस बात पर विश्वास व्यक्त किया कि मिस्रवासियों या प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों से बहुत पहले एक शक्तिशाली और बुद्धिमान सभ्यता पृथ्वी पर विद्यमान थी। ग्राहम का मानना था कि यह लुप्त सभ्यता वास्तव में अटलांटिस हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह प्राणी 10,000 साल पहले अस्तित्व में रहा होगा और उसके पास ऐसा ज्ञान और कौशल रहा होगा जो आज के वैज्ञानिकों को भी चौंका देगा। उनके विचार साहसिक थे और सोचने के पारंपरिक तरीकों से अलग थे, जिसके कारण कई विशेषज्ञों ने उनकी आलोचना की और उन्हें नकली वैज्ञानिक कहा। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद उनकी किताबों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पाठकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे अब तक गलत थे। ग्राहम के काम ने अटलांटिस के रहस्य में नई जान फूंक दी। उन्होंने दुनिया को उन कहानियों पर फिर से गौर करने के लिए प्रेरित किया जो हजारों वर्षों से चली आ रही थीं।
और ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि मामला फिर से ठंडा पड़ गया है, तभी कुछ चौंकाने वाली घटना घटी। इस खास घटना ने उनके साहसिक विचारों को आखिरकार उतना अविश्वसनीय नहीं लगने दिया, वो भी काफी दिलचस्प तरीके से। तो देखते रहिए कि आगे क्या हुआ। संभावित पुष्टियों की खोज। 1900 के दशक के अंत तक अधिकांश विद्वानों और इतिहासकारों ने इस विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया था कि अटलांटिस कभी एक वास्तविक स्थान था। कई लोगों का मानना था कि प्लेटो की कहानी को अक्षरशः नहीं लिया जाना चाहिए। उनके लिए यह महज एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसमें एक सीख छिपी थी, न कि किसी वास्तविक घटना का सच्चा विवरण। मिस्रियों या सुमेरियन जैसी उन्नत संस्कृतियों के अस्तित्व की कल्पना, जिन्हें हम पहले से जानते थे, अकादमिक जगत के लिए बहुत ही अकल्पनीय थी। लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं था। ग्राहम हैनकॉक एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे जो भीड़ का अनुसरण नहीं करते थे। उन्होंने अटलांटिस की कहानी को केवल काल्पनिक मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि सुदूर अतीत में कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ था, इतना बड़ा कि उसने एक पूरी सभ्यता को इतिहास से मिटा दिया। उनके अनुसार एक भीषण आपदा जो संभवतः किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण हुई थी, इस रहस्यमयी संस्कृति के विनाश का कारण बनी। इसके केवल कुछ अंश ही बचे रहे जो अंततः अटलांटिस की कहानी जैसी मिथकों में परिवर्तित हो गए। ग्राहम का सुझाव चौंकाने वाला था। उनका मानना था कि यह आपदा इतिहासकारों द्वारा अनुमानित समय में नहीं बल्कि बहुत पहले घटी थी और इसने मानव इतिहास को समझने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों के पास खोई हुई भूमि और भीषण बाढ़ की मिलती जुलती कहानियां इसलिए थीं क्योंकि वे सभी एक ही प्राचीन त्रासदी को अलग अलग तरीकों से याद कर रहे थे। उनका सिद्धांत उस समय के अधिकांश वैज्ञानिकों के विचारों से मेल नहीं खाता था और उनमें से कई ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। कुछ ने उन्हें तथ्यों या वास्तविक प्रमाणों की परवाह न करने वाले, बेबुनियाद विचारों के पीछे भागने वाले एक और व्यक्ति के रूप में बताया। फिर भी कई लोग ऐसे भी थे जिनकी राय अलग थी। वे इस बात से थक चुके थे कि इतिहास पहले से ही तय है और अब उसमें खोजने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इन पाठकों को ग्राहम के विचार रोमांचक और विचारोत्तेजक लगे। उन्होंने उन्हें यह एहसास दिलाया कि शायद अतीत जितना किसी ने सोचा था उससे कहीं अधिक रहस्यमय और समृद्ध था। ग्राहम के तर्क का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बाढ़ की कहानियों के बारे में था जो दुनिया भर की लगभग हर संस्कृति में पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे बाइबल में नूह के जहाज की कहानी से लेकर मेसोपोटामिया के प्राचीन गिलगामेश की कहानी तक विभिन्न परंपराएं एक ऐसी महान बाढ़ की बात करती हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। ग्राहम का मानना था कि ये महज मनगढ़ंत कहानियां नहीं थीं। उनका मानना था कि ये एक वास्तविक घटना का वर्णन थीं, संभवतः वही आपदा जिसने अटलांटिस को नष्ट कर दिया था। बाढ़ की कहानियों और प्राचीन समाजों के अचानक लुप्त होने के बीच इस संबंध ने उनके सिद्धांत को प्रबल संभावना प्रदान की। ऐसा लग रहा था मानो कोई पहेली धीरे धीरे सुलझ रही हो और भले ही विशेषज्ञ उन पर संदेह करते रहे, फिर भी अधिक से अधिक लोग उनकी ओर ध्यान देने लगे। यह विचार कि हमारी जानी पहचानी सभ्यताओं से बहुत पहले एक अद्भुत सभ्यता अस्तित्व में थी और विलुप्त हो गई, अब केवल एक कल्पना नहीं रह गया था, बल्कि ऐसा लगने लगा था कि यह सचमुच सच हो सकता है। ग्राहम के जुनून और साहस के कारण कई नई आवाजें इस चर्चा में शामिल होने लगीं। स्वतंत्र विचारकों, नए शोधकर्ताओं और जिज्ञासु खोजकर्ताओं ने पुरानी कहानियों को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वे सोचने लगे कि क्या दुनिया भर में बिखरे प्राचीन खंडहर
और विचित्र स्मारक वास्तव में मानव इतिहास के एक भूले हुए अध्याय के मूक गवाह हो सकते हैं? उनके काम से प्रेरित होकर लोगों ने फिर से यह मानना शुरू कर दिया कि शायद, बस शायद, हमने अपने पूर्वजों के इतिहास का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जाना है। जापान के पास योनागुनी स्मारक जैसी समुद्र के नीचे पाई जाने वाली विचित्र पत्थर की संरचनाओं ने जिज्ञासा की एक नई लहर पैदा कर दी है। यह खोज विशाल पत्थर की सीढ़ियों और नुकीले कोणों वाली एक रहस्यमय जलमग्न संरचना है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक प्राचीन डूबा हुआ शहर है। कुछ लोग इसे प्रकृति की विचित्र रचना कहते हैं। इसने इस विचार को बल दिया कि संभवतः मानव इतिहास लेखन शुरू करने से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताएं मौजूद थीं। हालांकि पुरातत्व के कई विशेषज्ञ अभी भी इस विचार को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, इन खोजों ने लोगों को अपने अतीत के बारे में उनके सभी ज्ञान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा लगा जैसे कुछ बदलाव शुरू हो रहा हो। नए उपकरणों और विज्ञान की बदौलत उन जगहों की खोज करना आसान हो रहा था जो कभी पहुंच से बाहर थीं। गहरा महासागर, जो हमेशा अंधेरा और रहस्यमय लगता था, अचानक रहस्यों से भरा एक स्थान बन गया। जैसे जैसे जलमग्न तकनीक बेहतर होती गई, इन लुप्त संस्कृतियों की खोज भी बढ़ती गई। ग्राहम हैनकॉक जैसे विचारकों से प्रेरित लोग जमीन और समुद्र दोनों पर गहराई से खुदाई करने लगे, इस उम्मीद में कि उन्हें ऐसे सुराग मिल जाएं जिन्हें दूसरों ने अनदेखा या नजरअंदाज कर दिया हो। शुरुआत में इन विचारों पर विश्वास करने वाला समूह छोटा ही था, लेकिन धीरे धीरे अधिक शोधकर्ता उन्हें गंभीरता से लेने लगे। विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक एक साथ काम करने लगे। उन्होंने पारंपरिक पुरातत्व को बिल्कुल नए उपकरणों और विज्ञान के साथ मिला दिया। धीरे धीरे अटलांटिस जैसी जगहों की खोज कल्पना की दुनिया से निकलकर गंभीर जांच पड़ताल में बदल गई। अब सवाल यह नहीं रह गया था कि अटलांटिस वास्तव में मौजूद था या नहीं, बल्कि यह पता लगाने का सवाल बन गया कि वह कहां हो सकता था। जैसे जैसे समय 2000 के दशक और उसके बाद आगे बढ़ा, सब कुछ बदलने लगा। अटलांटिस की कहानी अब केवल पुराने नक्शों पर दिखाई देने वाली या बचपन में सुनी जाने वाली कहानियों तक सीमित नहीं रही। यह नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक लक्ष्य बन गई। सोनर स्कैनिंग, उपग्रह चित्रों और गहरे समुद्र में काम करने वाले रोबोट जैसी चीजों ने शोधकर्ताओं को उन जगहों का पता लगाने में मदद की जहां वे पहले कभी नहीं पहुंच पाए थे। जो कभी किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता था, वह अब वास्तविक विज्ञान का हिस्सा बन गया था। समुद्र के गहरे हिस्से, जहां प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, खोजों का एक नया मैदान बन गए। अत्याधुनिक सोनार की मदद से विशेषज्ञ अब समुद्र तल की विस्तृत तस्वीरें ले सकते थे। इन तस्वीरों में अजीबोगरीब आकृतियां और पैटर्न दिखाई दिए जो देखने में प्राकृतिक नहीं लगते थे। इनमें से कुछ आकृतियां इतनी साफ सुथरी और परिपूर्ण थीं, मानो उन्हें बहुत पहले मानव हाथों से बनाया गया हो। विश्व का ध्यान आकर्षित करने वाली पहली महत्वपूर्ण खोजों में से एक 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी। यह जापान के तट से दूर स्थित योनागुनी स्मारक था। इस संरचना में सीढ़ियां, सीधी रेखाएं और कोने थे जो प्राकृतिक होने के बजाय तराशे हुए प्रतीत होते थे। कई लोगों के लिए यह इस बात का प्रमाण था कि पृथ्वी के सुदूर अतीत में कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ था, कुछ ऐसा जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे थे। योनागुनी द्वीप से कुछ ही दूरी पर, जापान के तट से दूर गहरे पानी में एक विशाल पत्थर की संरचना मिली जो चौड़ी सीढ़ियों, सपाट सतहों और यहां तक कि कुछ लोगों के अनुसार चट्टान पर उकेरे गए चेहरों की परतों जैसी दिखती थीं। ये विशाल आकृतियां इतनी सावधानीपूर्वक व्यवस्थित थीं कि कई लोगों को आश्चर्य होने लगा कि क्या
इन्हें बहुत पहले मानव हाथों द्वारा बनाया गया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह किसी प्राचीन शहर के अवशेष हो सकते हैं जो समुद्र में समा गया था। इस रहस्यमय स्थल ने इस विचार को लेकर नई उत्सुकता जगा दी कि शायद लंबे समय से लुप्त सभ्यताएं पानी के नीचे छिपी हों, और उनके साथ ही पौराणिक शहर अटलांटिस भी। हालांकि कई वैज्ञानिक अभी भी इस विचार पर संदेह कर रहे थे, वहीं कुछ अन्य लोगों ने इसे अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। समुद्र हमेशा से ही अप्रत्याशित रहा है, जो तूफानों, बाढ़ों, भूकंपों और समय के प्रभावों से आकार लेता रहा है। यहां तक कि यह भी कहा जाता था कि संभव है कि पुराने शहर सतह के नीचे समा गए हों और भुला दिए गए हों। पानी के नीचे की ये विचित्र खोजें अतीत के अंशों की खोज में लगे जिज्ञासु शोधकर्ताओं के लिए एक नया आकर्षण बन गई। खंडहरों और डूबे हुए शहरों की फुसफुसाहटों के बीच अटलांटिस सबसे बड़े रहस्य के रूप में उभरा। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, लहरों के नीचे और भी कई असामान्य संरचनाएं दिखाई देने लगीं। इनमें से कुछ संरचनाओं ने लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में उनके सभी ज्ञान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। बहामास के पास गोताखोरों को एक प्राचीन शहर जैसी संरचना मिली, जिसमें पत्थर की सड़कें, दीवारें और नक्काशीदार चित्र थे जो एक विलुप्त सभ्यता की झलक देते थे। कुछ लोगों को पूरा यकीन था कि यह अटलांटिस ही होगा। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना था कि यह कोई अन्य प्राचीन संस्कृति हो सकती है जो समय के साथ लुप्त हो गई। किसी भी तरह समुद्र के नीचे कुछ अद्भुत खोज हुई थी। फिर एक और उपकरण आया जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो थे उपग्रह। बेहतर तकनीक की बदौलत अब वैज्ञानिक अंतरिक्ष से ही समुद्र की गहराई में देख सकते थे। इससे उन्हें समुद्र तल के विशाल हिस्सों, विशेष रूप से उन स्थानों का अध्ययन करने का अवसर मिला जहां पहले किसी ने खोजबीन नहीं की थी। वैज्ञानिकों की एक टीम ने अटलांटिक महासागर में तैरते द्वीपों के समूह अज़ोरेस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वहां पानी के नीचे उन्होंने कुछ विचित्र पैटर्न और आकृतियां देखीं जो इतनी परिपूर्ण प्रतीत होती थीं कि मानो केवल प्रकृति द्वारा ही बनाई गई हों। इस संरचना को देखकर कुछ लोगों को एक बड़े सुनियोजित शहर की याद आ गई। इससे भी अधिक रोमांचक बात यह थी कि पानी के नीचे बनी ये आकृतियां प्लेटो द्वारा हजारों साल पहले वर्णित अटलांटिस से कितनी मिलती जुलती थीं। अपने लेखन में उन्होंने वृत्ताकार शहर की बात की थी, और इनमें से कुछ आकृतियां बिल्कुल वैसी ही दिखती थीं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि अज़ोरेस के पास स्थित वह स्थान उस जगह से काफी मिलता जुलता था जिसका जिक्र प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखते समय किया था। लोग यह देखकर दंग रह गए कि ऐसा संभावित सुराग इतने प्रसिद्ध समुद्री क्षेत्र में इतने लंबे समय से मौजूद था और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। खोज का रोमांच बढ़ता ही गया और अधिक वैज्ञानिक इस ओर ध्यान देने लगे। वे बिना सबूत के कोई बड़ा दावा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सबूतों का अंबार लगता जा रहा था। जैसे जैसे उनकी खोज बढ़ती गई, उन्हें ऐसी चीजें मिलती गईं जो किसी भी ज्ञात प्राचीन संस्कृति से संबंधित नहीं लगती थीं। कैरिबियन सागर से लेकर भारत के तट तक, और विशेष रूप से अज़ोरेस द्वीप समूह के आसपास ऐसा लग रहा था मानो समुद्र धीरे धीरे मानव इतिहास के भूले हुए अंशों को उजागर कर रहा हो। कुछ बड़ा रहस्य उजागर होने वाला था, और जब सभी को लगा कि वे जवाबों के करीब पहुंच रहे हैं, तभी अचानक सब कुछ एक अलग मोड़ ले लिया। ऐसे सुराग जिन्होंने विश्वास जगाया। जैसे ही दुनिया ने 2020 के दशक में कदम रखा, अटलांटिस के खोए हुए शहर की खोज ने पहले कभी न देखी गई गति पकड़ ली। प्रौद्योगिकी ने इतनी तेजी से प्रगति की थी कि जो कभी एक सपना लगता था, अब हकीकत बनने के करीब प्रतीत हो रहा था। अत्याधुनिक सोनार प्रणालियों, बुद्धिमान जलमग्न रोबोटों
और सीखने समझने में सक्षम कंप्यूटरों जैसे बेहतर उपकरणों के साथ वैज्ञानिक पहले से कहीं अधिक आशावान थे। अटलांटिस अब केवल किताबों में लिखी कहानी नहीं रह गई थी। यह एक ऐसी चीज थी जिसे लोग वास्तविक विज्ञान और पैनी नजरों से गंभीरतापूर्वक खोजने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ी सफलता तब मिली जब समुद्री विशेषज्ञों और प्राचीन इतिहास के शोधकर्ताओं की एक वैश्विक टीम ने भूमध्य सागर के एक हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उनका ध्यान माल्टा के पास प्राचीन गोजो द्वीप के निकट स्थित क्षेत्र पर था, अपने समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध। यह स्थान प्राचीन उन्नत संस्कृतियों के रहस्य को गहराई से जानने के लिए एक आदर्श जगह प्रतीत होता था। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि यदि अटलांटिस कभी अस्तित्व में था तो यह उसे खोजने के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक हो सकता है। अत्याधुनिक सोनार उपकरणों का उपयोग करते हुए टीम ने समुद्र तल का अविश्वसनीय रूप से विस्तृत स्कैनिंग शुरू की। जो उन्होंने देखा उससे वे अवाक रह गए। नक्शों में अजीब-ओ-गरीब आकृतियां उभर रही थीं, जिनके पैटर्न इतने सटीक और सावधानी पूर्वक बनाए गए थे कि वे बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। वहां बड़े बड़े सीधे रास्ते, चौड़े समतल चबूतरे और यहां तक कि पूरे के पूरे हिस्से भी ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें किसी ने बहुत पहले बनाया हो। ये आकृतियां व्यवस्थित और सुंदर प्रतीत होती थीं, मानो किसी प्राचीन जलमग्न शहर के हिस्से हों। इनमें से कुछ जलमग्न आकृतियां वैसी ही थीं जैसा प्लेटो ने हजारों साल पहले अटलांटिस का वर्णन करते हुए लिखा था। उन्होंने एक केंद्रीय शहर के चारों ओर बने छल्लों की बात की थी, जो सभी सड़कों से जुड़े हुए थे। अब टीम को माल्टा के पास समुद्र के नीचे छिपी हुई ऐसी ही गोलाकार आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उत्साह का अनुभव होना स्वाभाविक था, फिर भी वैज्ञानिक सतर्क थे। वे जानते थे कि कोई भी बात पक्के तौर पर कहने से पहले उन्हें और अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन यह पहले से ही स्पष्ट था कि उन्हें जो मिला था वह असाधारण था। हर कोई एक ही सवाल पूछने लगा, क्या ये खंडहर अटलांटिस के वे टुकड़े थे जो आखिरकार मिल गए, या फिर ये किसी दूसरे लुप्त शहर के निशान थे जो सदियों पहले समुद्र में डूब गया था। उसी समय दुनिया भर में अन्य स्थानों की भी खोजबीन चल रही थी। कैरिबियन में एक और टीम बहामास के पास गोताखोरी में व्यस्त थी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में लंबे समय से यह अफवाह थी कि वहां एक भूली हुई सभ्यता के निशान छिपे हुए हैं। उनका लक्ष्य भी उन रहस्यों को उजागर करना था जिन्हें समुद्र सदियों से छिपाए हुए था। कई सालों से स्थानीय मछुआरे समुद्र की गहराई में छिपी अजीब और गरीब आकृतियों के बारे में कहानियां सुनाते आ रहे थे। आखिरकार शोधकर्ताओं की एक टीम ने उन कहानियों को गंभीरता से लिया। शक्तिशाली सोनार उपकरण और रिमोट कंट्रोल्ड पानी के अंदर चलने वाले रोबोटों से लैस होकर उन्होंने उस क्षेत्र की जांच शुरू की। जो उन्होंने पाया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्हें विशाल पत्थर के टुकड़े मिले जो इस तरह से सजे हुए थे कि वे देखने में इतने परिपूर्ण लग रहे थे कि मानो प्राकृतिक न हो। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भूले बिसरे शहर के टूटे फूटे अवशेषों को देख रहे हों। एक ऐसा शहर जो कभी लहरों के ऊपर शान से खड़ा रहा होगा। इसी बीच अटलांटिक महासागर में स्थित छोटे द्वीपों के समूह अजोरिस में उपग्रह चित्रों के माध्यम से पहले देखी गई वही विचित्र आकृतियां एक बार फिर वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित कर रही थीं। समुद्र विशेषज्ञों और इतिहासकारों से बनी एक नई शोध टीम को एक साहसिक नए मिशन के लिए हरी झंडी और धन उपलब्ध करा दिया गया था। उन्होंने इन रहस्यमय जलमग्न संरचनाओं का पता लगाने के लिए पहले से कहीं अधिक गहराई तक गोता लगाने की योजना बनाई। उनका मुख्य उद्देश्य समुद्र तल के विस्तृत मानचित्र तैयार करना और हर इंच की छानबीन करके यह पता लगाना था
कि क्या प्राचीन काल में लोगों ने वहां कुछ बनाया था। जैसे जैसे उनका काम आगे बढ़ा, पहेली और भी जटिल होती गई। दुनिया भर में समुद्र के नीचे एक के बाद एक कई विचित्र संरचनाएं खोजी जा रही थीं। यह मानना कठिन होता जा रहा था कि ये सब महज प्रकृति की रचनाएं हैं। एक भावना जो धीरे धीरे प्रबल होती जा रही थी, यह थी कि वहां कुछ प्राचीन और महत्वपूर्ण छिपा हुआ है, जिसे समझा जाना बाकी है। हर नई खोज के साथ अटलांटिस के वास्तविक होने का विचार अब कल्पना से अधिक एक संभावना लगने लगा था। फिर भी एक चीज जो गायब थी, वह था ठोस सबूत या कोई अकाट्य प्रमाण जो इन खोजों को सीधे उस शहर से जोड़ता जिसके बारे में प्लेटो ने लिखा था। वह सबूत अभी तक नहीं मिला था, लेकिन सुराग बढ़ते जा रहे थे और उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। इस सारी हलचल के बीच ग्राहम नाम के एक व्यक्ति ने यह मानना शुरू किया कि सभ्यता की शुरुआत लगभग 6000 साल पहले हुई थी। वास्तव में दशकों से यही माना जाता रहा है कि सभ्यता की शुरुआत लगभग 6000 साल पहले हुई थी। कई वर्षों तक अकादमिक जगत में लोग उनके सिद्धांतों का उपहास करते रहे। उन्होंने कहा था कि ज्ञात इतिहास से बहुत पहले एक उन्नत सभ्यता का अस्तित्व था, लेकिन कुछ ही लोगों ने उन पर विश्वास किया था। अब इतनी सारी नई खोजों के सामने आने के साथ अधिक से अधिक वैज्ञानिक उनके काम को नए सिरे से देखने लगे हैं। शायद वह शुरू से ही सही थे। अटलांटिस की खोज का नेतृत्व कर रहे कुछ विशेषज्ञ भी अपनी रिपोर्टों में उनके विचारों का उल्लेख करने लगे थे। उनके जिन विचारों को कभी खारिज कर दिया गया था, वे अचानक गंभीर वैज्ञानिक चर्चाओं का हिस्सा बन गए थे। और इस समय लोगों के पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभी अपनी स्क्रीन मत हटाइए, क्योंकि हम आपको वो बात बताने वाले हैं जिसने सबको यकीन दिला दिया। अटलांटिक के खोए हुए शहर की पहचान। हाल ही में कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। कई वर्षों के अनुमानों, अनगिनत अध्ययनों और निरंतर खोज के बाद पौराणिक अटलांटिस की खोज अंततः एक आश्चर्यजनक मोड़ पर समाप्त हुई। 12,000 से अधिक वर्षों तक छिपा रहने के बाद खोया हुआ शहर पानी के नीचे नहीं मिला, जैसा कि सभी मानते थे। यह मॉरिटानिया रेगिस्तान के मध्य में सूखी भूमि पर ही स्थित था। अटलांटिस सबके सामने छिपा हुआ था, रेत और समय की परतों के नीचे दबा हुआ, बस किसी के ध्यान में आने का इंतजार कर रहा था। सब कुछ तब बदल गया जब शोधकर्ताओं के एक समूह ने उपग्रह चित्रों का नए सिरे से अध्ययन करने का फैसला किया। गहरे समुद्र में परछाइयों का पीछा करते करते थक चुके उन्होंने सहारा रेगिस्तान में स्थित एक अनोखी जगह का अध्ययन शुरू किया, जिसे सहारा की आंख कहा जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर ऋचा संरचना के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि यह केवल कटाव से बनी एक विचित्र प्राकृतिक आकृति है, लेकिन नई तकनीक ने कुछ बहुत अलग ही खुलासा करना शुरू कर दिया। स्पष्ट उपग्रह चित्रों और जमीन के गहन स्कैन की मदद से टीम ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने रेगिस्तान की सतह के नीचे झांकने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और सटीक भूवैज्ञानिक उपकरणों जैसे शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल किया। उन्हें जो मिला वह उनकी उम्मीदों से परे था। रेत के नीचे दबे प्राचीन भवनों के अवशेष एकदम गोलाकार रूप में बिखरे हुए थे। ये प्रकृति की आकस्मिक आकृतियां नहीं थीं। नींव का आकार एकदम सटीक था। दीवारें तारों की दिशा में संरेखित थीं और पुरानी नक्काशी, हालांकि समय के साथ घिस गई थी, फिर भी कुशल दृष्टि से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सब कुछ वैसा ही था। जमीन और पानी का वह प्रसिद्ध गोलाकार ढांचा जो प्लेटो द्वारा वर्णित प्राचीन कथा से बिल्कुल मेल खाता था। छल्लों से लेकर मापों तक हर छोटी से छोटी बात सटीक थी। शोधकर्ता दंग रह गए। जिन लोगों को सालों से शक था,
उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सब चिल्लाकर कह रहे थे कि ग्राहम हैनकॉक शुरू से ही सही थे। दिलचस्प बात यह थी कि लगभग हर दूसरा व्यक्ति भी यही सोच रहा था। अटलांटिस कभी समुद्र के नीचे नहीं था, वह वहीं मौजूद था, बस पुनः खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आवाज आश्चर्य से कांप रही थी, मानो हजारों वर्षों बाद सामने आए एक सत्य को बयां कर रही हो। बहुत लंबे समय तक ग्राहम हैनकॉक ने अधिकांश इतिहासकारों की मान्यताओं के विपरीत विचार रखे। उनका तर्क था कि हजारों साल पहले, जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा संभव है, एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता अस्तित्व में थी। उनका मानना था कि यह सभ्यता एक भीषण वैश्विक आपदा में नष्ट हो गई थी, जिसने सब कुछ मिटा दिया था। अधिकांश विशेषज्ञ उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने उनके विचारों का उपहास किया और उन्हें पाखंडी कहा। लेकिन अब सहारा रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच, उसी भूमि पर खड़े होकर, जिस पर उन्हें हमेशा से सत्य की उत्पत्ति का विश्वास था, दुनिया को सच्चाई का पता चलने लगा था। उसकी बात में दम था। रिचर्ड संरचना में मिले सबूतों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। कई टन वजनी विशाल पत्थरों को बड़ी सटीकता से तराशा और रखा गया था, मानो किसी ने बहुत पहले पूरे लेआउट को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया हो। शुष्क रेगिस्तानी जमीन पर अब भी प्राचीन जल नहरों की रूपरेखा दिखाई दे रही थी, जो अब शांत और रेत से भरी हुई थीं। कभी ये नहरें एक जीवंत और सुव्यवस्थित शहर से होकर बहती थीं। खुदाई के पहले दौर में टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पुराने औजार और यहां तक कि प्राचीन धातु शिल्प के निशान भी सतह पर आने लगे। ये कोई आकस्मिक वस्तुएं नहीं थीं। ये एक विकसित संस्कृति के ठोस प्रमाण थे, जो अपने समय से बहुत आगे थी। इस खोज को और भी आश्चर्यजनक बनाने वाली बात यह थी कि यह अब तक की सबसे पुरानी कहानियों से कितनी सटीक रूप से मेल खाती थी। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने एक बार अटलांटिस का वर्णन हरक्यूलिस के स्तंभों से परे एक स्थान के रूप में किया था, जो उपजाऊ भूमि से भरा था और भूमि और जल की पूर्ण गोलाकार परतों में निर्मित था। अफ्रीका का यह रेगिस्तानी इलाका लोगों द्वारा पहले लगाए गए सभी अनुमानों से कहीं अधिक सटीक रूप से उस विवरण से मेल खाता था। यह समुद्र की गहराई में नहीं था। यह एक ऐसी भूमि पर स्थित था जो कभी हरी भरी और जीवन से भरपूर थी, इससे बहुत पहले कि वह सूख कर बंजर हो गई। इस खुलासे ने पूरे वैज्ञानिक जगत को झकझोर दिया। अगर अटलांटिस वास्तव में अस्तित्व में था, और अगर यह कभी दुनिया के उस हिस्से में फला फूला था जिसे अब निर्जीव माना जाता है, तो प्रारंभिक मानव इतिहास के बारे में हमारी समझ पूरी तरह गलत थी। हर चीज पर सवाल उठाना जरूरी था। बाढ़ की पुरानी कहानियां, पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन कथाएं, यहां तक कि वे कहानियां भी जिन पर कई लोग हंसे थे, इन सभी पर फिर से विचार करने की आवश्यकता थी। शायद रेगिस्तानों के नीचे, घने जंगलों में या समुद्र तल के नीचे और भी प्राचीन शहर छिपे हों। हैनकॉक के लिए यह क्षण एक सशक्त पुष्टि थी। जीवन भर यह साबित करने के प्रयास में बिताने के बाद कि मानवता का अतीत इतिहास की किताबों में वर्णित से कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय था, अंततः उनकी बात सुनी गई। यह खोज केवल एक किंवदंती को सत्य साबित करने के बारे में नहीं थी। इससे सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया, एक ऐसा तरीका जिसमें प्राचीन लोग साधारण या आदिम नहीं थे, बल्कि प्रतिभाशाली, आपस में जुड़े हुए और ज्ञान से परिपूर्ण थे। हम अब जाकर इसे समझना शुरू कर रहे हैं, और जैसे जैसे खुदाई जारी रही और रेत से और भी रहस्य उजागर होते गए, दुनिया के सामने एक चौंकाने वाला नया सच आया कि शायद हम पृथ्वी पर पहले महान समाज नहीं थे, और शायद
हमसे पहले वालों की तरह हम भी एक दिन भुला दिए जाएंगे। इसका प्रभाव वास्तव में बहुत व्यापक था। अटलांटिस की खोज ने पूरी दुनिया को इस तरह हिला दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ एक पौराणिक शहर की खोज नहीं थी। बात यह थी कि अतीत के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे वो सब गलत साबित हो सकता था। आदिमानवों, प्राचीन सभ्यताओं और समय में हमारी स्थिति के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताएं पूरी तरह उलट गईं। घोषणा के तुरंत बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता पूरी तरह से असमंजस में पड़ गए। सैकड़ों वर्षों से अधिकांश लोग यही मानते आए थे कि अटलांटिस प्लेटो की गढ़ी हुई एक कहानी मात्र थी, या तो कल्पना मात्र या किसी अन्य घटना का विकृत रूप। लेकिन अब रेगिस्तान की रेत से अकाट्य प्रमाण उभरने के साथ मिथक और इतिहास के बीच की रेखा अचानक मिट गई थी। सत्य को अब नकारा नहीं जा सकता था। सबूत बेहद पुख्ता और स्पष्ट थे। जिन विशेषज्ञों ने कभी एक लुप्त प्राचीन शहर की संभावना पर हंसी उड़ाई थी, उन्हें अब इस पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सहारा की आंख अपने लगभग पूर्ण गोलाकार आकृतियों और आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित विशेषताओं के साथ इतनी सटीक और अनूठी थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के पास सुदूर अतीत के बारे में अपने ज्ञान पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अकादमिक जगत इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था, वहीं बाकी दुनिया पहले से ही जश्न मना रही थी। हर जगह लोग रोमांचित थे। यह खोज न केवल रोमांचक थी बल्कि बेहद प्रेरणादायक भी थी। इसने दिखाया कि मानवीय जिज्ञासा किस ओर ले जा सकती है, कैसे एक अनगढ़ विचार दुनिया को बदलने वाली सच्चाई में तब्दील हो सकता है। यह सोचकर कि कभी इतना विशाल और खूबसूरत शहर अस्तित्व में था और अब उसे खोज लिया गया है, लाखों लोगों के दिलों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ पुराने खंडहरों को खोजने की बात नहीं थी। ऐसा लगा मानो किसी बड़ी चीज का द्वार खुल गया हो। इसने लोगों को याद दिलाया कि हम अभी भी कितना कुछ नहीं जानते और खोजबीन करने की हमारी इच्छा कितनी प्रबल है। समय इससे बेहतर नहीं हो सकता था। मानवता पहले से ही कई गहरे सवाल पूछ रही थी, जैसे कि हम कहां से आए हैं, या फिर हम कितना कुछ भूल चुके हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि से धरती को खतरा है। नई तकनीकें हर दिन तेजी से विकसित हो रही हैं और हमारी निगाहें जवाबों के लिए अंतरिक्ष की ओर टिकी हैं। ऐसे में इस खोज ने एक नया अध्याय जोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे अटलांटिस ठीक समय पर प्रकट हुआ हो, मानो वह खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। इसने हमें यह दिखाकर कि हम पहले कहां थे, एक मौन संकेत दिया कि हम कहां जा रहे होंगे। लेकिन यह सब रोमांच से भरा नहीं था। इसमें गंभीर चिंताएं भी थीं। लोगों को डर था कि इस स्थल को लूटा जा सकता है या लालची संग्राहक इसके खजाने चुराने के लिए टूट पड़ सकते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी थीं, इसलिए इस क्षेत्र को नुकसान से बचाने का दबाव बढ़ गया था। सरकारों और शोधकर्ताओं को पता था कि उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यह सिर्फ अतीत को खोदकर निकालने की बात नहीं थी, यह उसे बचाने की बात भी थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस खोज का हमारे आत्म दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर प्लेटो के वर्णन के अनुसार बहुत समय पहले बुद्धिमान लोगों और उन्नत ज्ञान वाली एक महान सभ्यता अस्तित्व में थी, तो समय के साथ और क्या खो गया होगा? हमने और क्या खोया है? अब यह सवाल नहीं था कि अटलांटिस वास्तविक था या नहीं, वह वास्तविक था और इसने मानवता के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। जैसे जैसे दुनिया भर में उत्साह फैला और भी वैज्ञानिक एक साथ आए। प्राचीन इतिहास, भू अध्ययन और पुरातत्व के विशेषज्ञों ने शहर के गायब होने के कारणों का पता लगाने के लिए मिलकर काम किया।
उन्होंने विचारों और सुरागों को साझा किया, यह समझने की कोशिश करते हुए कि इसके लुप्त होने का कारण क्या था। कुछ लोगों का मानना था कि भयंकर बाढ़ ने इसे नष्ट कर दिया था। दूसरों का मानना था कि यह भूकंप या ज्वालामुखी के कारण नष्ट हो गया होगा। प्रत्येक सिद्धांत एक ऐसे शहर की तस्वीर को पुख्ता करता है जो ऊंचाइयों तक पहुंचा और फिर बुरी तरह ढह गया। आगे क्या खोजा जाएगा, यह किसी को नहीं पता था, लेकिन एक बात निश्चित थी, अटलांटिस की कहानी अब भी शुरू ही हुई थी। जिसे कभी कल्पना मात्र मानकर खारिज कर दिया गया था, वह हमारे साझा इतिहास का एक ठोस हिस्सा बन गया था। और जैसे जैसे शोधकर्ताओं ने गहराई से छानबीन की और नए सवाल सामने आए, दुनिया एक बिल्कुल नए सफर के कगार पर खड़ी हो गई। एक ऐसा सफर जो हमारे अब तक के सारे ज्ञान को हमेशा के लिए बदल सकता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।